हो गया। गुरुवर प्रणाम, मैं संजय कुमार। तो आज फिर जो मैराथन चल रहा है पीडागॉगी के ऊपर, ज़्यादातर वो प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उसके बहाने मैं पूरा सिलेबस को डिस्कस कर रहा हूँ। ये खासकर स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने सोशल जिम्मेवारी के तहत निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। जितने भी टीचर के एग्ज़ाम होंगे, पीआरटी से लेकर टीजीटी तक, यूपीएससी, भाया, यूजीसी नेट, सब में काम आने वाली ये चीज़ है। इसको ज़रूर देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो आज ये 2025 के तरके में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कक्षा। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में कंपल्सरी है क्या? सत्तावादी होता है जहाँ शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करता है। ये प्रगतिशील की बात नहीं, ये तो डिक्टेटरशिप एजुकेशन वाली बात हो जाएगी। सबके लिए मुफ्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। तो होगा क्या जब शिक्षक महाराज ही नहीं रहेंगे? तो शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वह अधिनायकवादी होता है। बिल्कुल ये भी नहीं होगा। लास्ट आंसर अपने आप निकल गया। लोकतांत्रिक होता है, समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है, यानी पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स होता है। तो इस कॉन्सेप्ट का जन्मदाता कौन है? अगर इस क्वेश्चन को पूछ दे कि प्रगतिशील शिक्षा का जन्मदाता कौन है, तो प्रगतिशील शिक्षा बेसिकली डेमोक्रेटिक एजुकेशन है और इसके जो सबसे बड़े पैरोकार हैं वो, उनका नाम है जॉन डीवी। वो ऐसे दार्शनिक हैं कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा शिक्षा के डेमोक्रेटाइजेशन, प्रजातांत्रिकरण पे बल दिया है और वही प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहलाता है। उनकी खुद की किताब है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। तो नेक्स्ट, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? देखिए, मैं नहीं देखा था कि जॉन डीवी आ ही जाएंगे। नाम लिया, हाजिर हो गए जनाब। इनको प्रणाम कीजिए। हर शिक्षक को अगर सम्मान करना चाहिए, सबसे पहले तो जॉन डीवी को याद करके करें, चूँकि इन्होंने जितना शिक्षा के नैसर्गिकरण की बात की, जितना डेमोक्रेटाइजेशन की बात की, बहुत बिरले, मतलब इस पहुंच तक तो किसी ने नहीं किया। सब ने इनका समर्थन किया, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो। सब इनके दीवाने रहे, मुरीद रहे और ये बाबा साहब के तो बिल्कुल समकालीन ही थे। इनकी मुलाकात भी दोनों की होती रही है बर्कले यूनिवर्सिटी में। तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान होना चाहिए। विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्या को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अब तो इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। यानी बाय नेचर क्या नहीं है, तो जिज्ञासा, जबकि बिल्कुल गलत बात है। बाय बर्थ बच्चों में अगर कुछ होता है तो क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा होती है। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए। तो इसमें मोर कॉम्पिटेंट क्या है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है, उचित है या सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। यानी ये क्वेश्चन किस पे है? आउटकम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का प्रतिफल क्या होना चाहिए, रिजल्ट क्या होना चाहिए? तो आदमी डिसीजन मेकर बने और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करे। तो जिसमें ये दोनों कौशल विकसित होगा वो माना जाएगा कि प्रॉपर शिक्षित है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ज्ञान एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करता है। कौन सा असंबद्ध भाग को? तो अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करता है। शिक्षिका के कार्य को कठिन और विद्यार्थियों के कार्य को आसान बनाता है। शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ प्राप्त करने में को कठिन बनाएगा और शिक्षार्थी के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा। तो इसमें असंबद्ध भाग को, मतलब जो कोरिलेटेड नहीं है, उससे बाहर की चीज़ है, जो एड ऑन नहीं है, तो उसमें 3 आ जाएगा। शिक्षार्थियों के लिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट की समझ को कठिन बनाएगा। बिल्कुल, अगर संबद्ध होगा तो कठिन नहीं बनाएगा, सरल बनाएगा।
व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है। किस में आता है? सीखने की गति, कनेक्टिविटी, सीखने की मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने का संज्ञात्मक क्षेत्र, सीखने का भावात्मक क्षेत्र। तो कहता है ज्ञान व्यवहार का करना पक्ष, किसी चीज को आप करते हैं, डूइंग ऑन, दैट इज कॉल्ड द कॉग्निटिव एरिया ऑफ द लर्निंग। सीखने का ये संज्ञात्मक क्षेत्र है। नेक्स्ट, प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांत पर आधारित है, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है, क्योंकि ज्ञान का एकमात्र वैध स्रोत है। बिल्कुल नहीं, इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षा को अपने उपागम को दृढ़ रखना है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। गलत बात है। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देता है। बिल्कुल, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग पे ज़्यादा जोर देता है, जो आपने WHO के ट्रेनिंग स्किल में पिछले क्लास में सुना भी होगा। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश हिस्सा है, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से कौन सा विकास है? तो बौद्धिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्या है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है। तो प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका क्या अर्थ है? कि जितना बच्चा है वो हिमसेल्फ बहुत स्पेशल है। तो शिक्षार्थी में ना तो कोई समान विशेषताएं होती है, ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। बात सही है, सभी शिक्षार्थी के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है। बात गलत है, पाठचर्या एक ही होगा। और एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थी की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। नहीं भाई, इस बात को नहीं मानूंगा। कोई भी दो शिक्षार्थी अपने योग्यता और रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। एग्जैक्ट आंसर यही है कि कोई भी दो बच्चा किसी भी चीज़ में इक्वल नहीं होता है। और शिक्षा कहती भी है कि डोंट कंपेयर वन चाइल्ड विथ अनदर चाइल्ड जस्ट लाइक यू कंपेयरिंग। ठीक उसी तरह से ये तुलना हो जाएगी जैसे हम संतरे की तुलना सेब से कर देंगे। दोनों के गुणधर्म अलग हैं, इसलिए कभी भी आप ऐसी तुलना ना करें, ये गलती ना करें। हाँ, रसगुल्ला का गुलाब जामुन से करें, कोई दिक्कत नहीं है। रसगुल्ला का जिलेबी से करें, कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि सब एक बड़े संवर्ग के अंदर उसकी मिठास से ही उसकी चीज़ें डिस्टिंग्विश होती है। लेकिन सेव का पूरा क्लाइमेटिक चेंज अलग है, संतरे का अलग है। दोनों के वातावरण, पर्यावरण सब अलग है जहाँ वो डेवलप होते हैं। दोनों के गुणधर्म अलग हैं। एक के अंदर साइट्रिक एसिड है, एक के अंदर, एप्पल के अंदर विटामिन ए है और बहुत सारे विटामिन है। वो विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है संतरा। इसलिए बच्चों और बच्चों टू बच्चों नहीं कंपेयर करना चाहिए। हर कोई कुछ विशेष गुण लेकर इस संसार में आया है, उस विशेष गुण को ही डेवलप करना शिक्षा का प्राथमिक और अंतिम उद्देश्य है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश से भिन्न होते हैं। किससे भिन्न होते हैं? विकास की दर, विकास क्रम, विकास की समान क्षमता, वृद्धि विकास के सिद्धांत भिन्न होते हैं। तो विकास का दर, डेवलपमेंट जो होता है वो दर अलग होता है। ये भी बात सही है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सिद्धांत में भिन्न होते हैं, लिया जा सकता है इस आंसर को भी। लेकिन ग्रोथ के चलते दोनों चीज़ में कंट्राडक्टरी पैदा होता है। यहाँ केवल विकास की बात है, तो डेवलपमेंट की हम बात करेंगे। चूंकि शिक्षा डेवलपमेंट का पार्ट है, ग्रोथ फिजिकल शारीरिक वृद्धि का पार्ट है, एनाटॉमी है, शरीर विज्ञान है। और विकास क्या है? कॉग्निटिव थिंकिंग है, संज्ञात्मक चीज़ों का की ओर इंगित करता है। ये बेसिक अंतर समझिए। हर परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। अब क्या है? मिस्टेक जिसको गलती कहेंगे या एरर, त्रुटि। तो बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर है। शिक्षक शिक्षार्थी की सफलता के सूचक है। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। कठोरता से उनके चिंतन, ये गलती और त्रुटि से हम क्या देखते हैं कि उनके चिंतन को समझने को का एक अपॉर्चुनिटी हमको मिलता है कि ये गलती ऐसा क्यों किया इस बच्चे ने। तो हम समझते हैं कि इसका थिंकिंग में कहीं कोई दिक्कत है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग को ठीक करके हम कर सकते हैं। डैश के विचार से बच्चों के सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। डैश, कौन सा ऐसा साइकोलॉजिस्ट या फिलोसफर है जो कहता है
कि डैश माने वो व्यक्ति का नाम होगा, विचार से बच्चों के सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों को रचता है। ऑल टाइम ग्रेट जीन पियाजे ने इस बात को कहा है कि प्रत्येक बच्चा को उन्होंने नन्हा वैज्ञानिक माना है। जिन्होंने डेवलपमेंट स्टेज की बात की थी, 4 स्टेज, वही जीन पियाजे, जिसको हम कहते हैं अमेरिकन, बहुत बड़े, पले बड़े तो यूरोप में थे, लेकिन अमेरिका में जाके इन्होंने बहुत नाम कमाया और वन ऑफ द बेस्ट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के रूप में स्वयं अल्बर्ट आइंस्टीन ने इनको स्वीकारा है कि ब्रिलियंट व्यक्ति थे। और स्टेज, जिस स्टेज को आज भी कोई तोड़ नहीं सका, और भारत की शिक्षा नीति पे पियाजे का थॉट का पूरा प्रोसेस है जो अभी शिक्षा नीति चल रही है, 5+3 3+4, वो 4 स्टेज पियाजे के ही स्टेज को फॉलो करता है। देखिए एक एक क्वेश्चन में ढेर सारा इंफॉर्मेशन देता हूँ, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बहुत सारे कोर्स हमारे यहाँ चलते हैं पेड, कोशिश कीजिए कि उस कोर्स में आए, बहुत कम पैसे में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं को उल्लंघन में था। कैप्टन बिक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए, संभवतः उन्हें डैश था थी। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कि जो उनकी सिक्योरिटी नेसेसिटी थी उसका उल्लंघन था। लेकिन ये महान व्यक्ति कारगिल युद्ध में मरे, तो किस कारण से मरे उसको देखते हैं। नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा थी उनकी, कदापि नहीं। आत्मसिद्धि की प्राप्ति, इसको कंसीडर करते हैं। अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा नहीं, भाई सुसाइड थोड़ी की है, अपने परिवार के नाम की ख्याति नहीं। आत्मसिद्धि, अब आत्मसिद्धि क्या है, तो कहीं ना कहीं आत्मसिद्धि शब्द कह के उसके स्वदेश प्रेम को ही इंगित कर रहा है, कि एक तरह से अपने कॉन्शस को, अपने मॉरलिटी को, अपने कंडक्ट को वो प्रूफ करना चाह रहे थे। ये उनके चरित्र का, वो नैतिक बल का, मॉरलिटी का केस था, इसलिए इसको हम आत्मसिद्धि की प्राप्ति करने में कहेंगे। चूंकि अंतरात्मा उनको आवाज़ दे रही थी स्वदेश के लिए, उन्होंने जान गंवाया। इस वीर सपूत का आंसर इस क्वेश्चन का ये बनेगा। बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल आंसर है। संस्थागत योजना डैश पे आधारित होनी चाहिए, किस पे? इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग किस पे आधारित होना चाहिए? लक्ष्य और आवश्यकता, एम एंड ऑब्जेक्टिव, समय सारणी, टाइम टेबल, एडमिनिस्ट्रेशन और नेसेसिटी नहीं। एम या ऑब्जेक्टिव एंड नेसेसिटी पे होना चाहिए। लक्ष्य और आवश्यकता क्या है, तभी तो कोई भी जो संस्थाएं प्लानिंग करती हैं, योजना बनाती हैं, उनमें लक्ष्य होता है और समाज की क्या आवश्यकता है उसकी पूर्ति करते हैं। चाहे आज योजना आयोग से बदला हुआ नीति आयोग ही क्यों ना हो, या शिक्षा की नई नीति आई है, इससे बढ़िया उदाहरण कुछ नहीं होगा 2020, जो क्या करती है कि हमारा देश चौथे औद्योगिक क्रांति में जा रहा है, और चौथे औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितना तेजी से वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है, तो उस बात को यह इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। अब देखिए, ये तो कदापि नहीं स्वीकार करूंगा, जानकारी के निष्क्रिय नहीं होते हैं, इनएक्टिव या पैसिव नहीं होते हैं, बड़े सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन समस्या समाधान करता है, बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्वर है, पढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक बच्चे वैज्ञानिक, बिल्कुल पर्यावरण के प्रति अन्वेषक, ठीक है। तो ये तीनों आंसर ठीक हुआ। अब इस तीनों को खोज लेते हैं। ए में है बी सी डी, दिस इज अ राइट आंसर। और नेक्स्ट, विद्यार्थियों के संप्रत्यात्मक कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? अब टीचिंग मेथोडोलॉजी की बात आ गई, तो याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों को गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना, उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। जब तक विद्यार्थी में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन, कंसेप्चुअल चेंज, बड़ा हिंदी कठिन भी हो जाता है, न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। पुराने प्रत्ययों में किसी संदर्भ में के बिना प्रत्ययों को अपने आप समझ में आ जाना नहीं, ये सबसे मोस्ट ऑथेंटिक। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना,
और उनके रीजनिंग कैपेबिलिटी का यूज करके उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट करना। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हम शब्द बदल सकते थे, अवधारणा कर सकते थे, लेकिन चूंकि परीक्षा में जैसे शब्द पूछे जाते हैं एज इट इज़ हमने उस क्वेश्चन को उठाया है। और ये गूगल का कमाल है, ये ट्रांसलेशन बताता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या हुआ है। लेकिन मैं हिंदी बता देता हूँ साथ साथ अंग्रेजी, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। प्रकृति पालन पोषण, ठीक है। नेचर नर्चिंग, नेचर का जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट काम है, नर्चर भी करती है, पालन पोषण भी करती है। वाद विवाद के संदर्भ में नेचर नर्चर डिबेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सबसे उपयुक्त प्रतीत होता है? तो एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता। देखिए, इस बात को हम नहीं काट सकते हैं, काहे? तो स्वयं जॉन लॉक ने कहा है तबुला रासा बच्चा होता है। तबुला रासा चेक भाषा का शब्द है जो जिसका मतलब होता है खाली स्लेट। तबला खाली, रासा माने खाली स्लेट। चलिए, ये होता है, लेकिन उपयुक्त कह रहा है, सबसे उपयुक्त। बच्चे अनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस प्रकार के परिवेश में पल रहे, इस बात को नहीं माना जाएगा। अनुवांशिकता से उसकी बुद्धि पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन इन्वायरमेंट ही एजुकेशन में सबसे बड़ा कारण है। स्कूल इन्वायरमेंट ही देता है, तो इस बात को हम नहीं मानेंगे। एक को कंसीडर किए हुए हैं। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, यह प्राथमिक रूप से अनुवांशिक, ये भी नहीं मानेंगे। इसी को उलट के लिख दिया है कि एक डिबेट है हेरिडेटरी वर्सेस एनवायरनमेंट। तो आज के युग में ये सिद्ध हो चुका है, सारे एजुकेशनिस्टों ने, साइकोलॉजिस्टों ने सिद्ध कर दिया कि इन्वायरमेंट इज मोर पावरफुल। चूँकि मनुष्य के बच्चे को देखा गया है प्रयोग करके, अगर उसको हम जंगल में डाल देंगे, बल्कि बोला भी गया है कि कितना भी अच्छा बच्चा दे जाओ, पर्यावरण नहीं दोगे तो मैं उसे चोर बना दूंगा, तो गलत बन जाएगा। इसलिए इस बात को नहीं माना जाएगा, दोनों एक ही चीज़ है। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, अब ये 100% जायज़ है। ऊपर का कंसीडर किए थे, लेकिन ऊपर के जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में, ये बिल्कुल सही है। अब इस दोनों में कॉन्टेस्ट बहुत हाई हो गया, लेकिन ये बहुत बैलेंस है, ये दोनों को समझ रहा है, हेरिडेटरी को भी, इन्वायरमेंट को भी। ये केवल इन्वायरमेंट फेवरेबल स्टेटमेंट है। ये पुराने स्कूल वाले जो तीनों सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा के लेखक जॉन लॉक हॉब्स, मतलब रूसो, लॉक और हॉब्स ने लिखा है। तो ये बात तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बैलेंस नहीं है इस आंसर में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में आप किससे सहमत है? अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। अधिगम तब घटित नहीं हो सकता जब तक कि इसके अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन न किया जाए। अधिगम केवल तभी होता है यदि वह व्यवहार में सुस्पष्ट हो। तो अधिगम मतलब लर्निंग एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। स्कूल क्या है? जहाँ लर्निंग होती है। सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? निष्क्रिय अनुकरणकर्ता के रूप में, सक्रिय अन्वेषक के रूप में, खाली स्लेट के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में नहीं, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। बायोलॉजिकली आपको छोटा वयस्क दिखता है, लेकिन एक्चुअली वो बड़ा निर्मल हृदय है। तो सक्रिय अन्वेषक, इन्वेंटर या लर्नर्स कह सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? सही जवाब क्या है? ये करता है या कि किसी क्वेश्चन जब उसके मन में आता है तो किसके लिए वो सोचने पर काबिल होता है? राइट आंसर खोजता है, जरूर खोजता है, लेकिन और देखते हैं क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? इसका कोई मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा है। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं और क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? देखिए, ये तीनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, 3 है। लेकिन तीसरा में बड़ा वजन है कि आप विभिन्न तरीकों से इसे कैसे हल कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो मैं बार बार कहता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की 2 क्वालिटी होती है कि सबसे एप्रोप्रिएट पे जाना होता है, फंसना नहीं होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? थीमैटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षा, रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम क्षमता, समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से। गुड। करके सीखना, डूइंग विथ लर्निंग बेस्ट है, प्रोजेक्ट मेथड ये भी बेस्ट है, और कहीं ना कहीं ये पीयर लर्निंग है, सहयोग से सीखना, कोऑपरेटिव लर्निंग है। दिस इज अ वेरी वेरी राइट आंसर। अगेन, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं की जीवन है, तो स्कूल की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने आप में अनुभव से सीख सकते हैं। नहीं भाई, गलत मतलब मत निकालो। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। जीवन सच्चा शिक्षक है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। देखिए, ये तो संभव है नहीं, एज के साथ डेवलपमेंट होगा। स्कूल की आवश्यकता नहीं है, ये भी बात गलत है। अब जीवन सच्चा शिक्षक है, इसको कोई नहीं काट सकता, लेकिन इससे दमदार 2 नंबर है। स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्शन ऑफ द नेचुरल, सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए ये जीत गया विकल्प नंबर 2। अब इसके साथ आपसे पुनः आग्रह है कि क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, और बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं शिक्षा से जुड़े, पता कीजिए, एक दूसरे को बताइए। गुरुवर, आप ही से मेरा भी दाल रोटी चलता है। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त। जय हिंद।